नक्शे पर खींची कुछ लकीरें और सोवियत संघ के टूटने के बाद इन्हीं लकीरों ने कई खूनी संघर्षों को जन्म दिया। आज इसी पर बात करते हैं। ये सोचना भी अजीब है ना, कि कागज पर खींची एक सीधी साधी लाइन जमीन पर दो समुदायों के बीच नफरत की दीवार कैसे बन सकती है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी इस पड़ताल में हम सबसे पहले देखेंगे कि सोवियत संघ के ढहने से ये विवादों का पिटारा कैसे खुला। फिर समझेंगे कि इन सीमाओं की उलझी हुई विरासत आखिर है क्या। ये भी देखेंगे कि क्यों असल मुद्दा धर्म का नहीं बल्कि राजनीति का है, और इन सब की इंसानी कीमत क्या है। और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि शांति का रास्ता इतना मुश्किल क्यों बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं उस दौर में जब सोवियत संघ का ढांचा बिखर रहा था और एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हो रही थी। तो हुआ ये कि 1991 में जैसे ही सोवियत संघ टूटा, वो लाइनें जो दशकों से सिर्फ नक्शों पर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइनें थीं, वो अचानक रातों रात इंटरनेशनल बॉर्डर बन गई। और ये बदलाव समझिए एक तरह से पेंडोरा का बॉक्स खोलने जैसा था। इसने मध्य एशिया से लेके नागोर्नो काराबाख तक जितने भी दबे हुए पुराने झगड़े थे, उन्हें एक झटके में फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सीमाएं इतनी विवादित थीं ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सोवियत दौर की उस विरासत को देखना होगा जो इन देशों को मिली थी। देखिए, असल में ये जो टेढ़ी मेढ़ी सीमाएं हैं ना, ये कोई गलती नहीं थी। नहीं, ये तो सोवियत संघ की बांटो और राज करो वाली सोची समझी पॉलिसी का नतीजा थी। मॉस्को ने जानबूझकर बॉर्डर ऐसे बनाए कि एक ही एथनिक ग्रुप के लोग अलग अलग रिपब्लिक में बंट जाएं, और हर रिपब्लिक अपने जरूरी संसाधनों के लिए अपने पड़ोसियों पर और मॉस्को पर यानी कि इंद्र पर निर्भर रहे। मकसद बिल्कुल साफ था, किसी को भी इतना ताकतवर मत बनने दो कि वो मॉस्को को ही चुनौती दे दे। और इसी विरासत का एक बड़ा अजीब नतीजा है एन्क्लेव। अब ये एन्क्लेव क्या है? जरा सोचिए कि कोई गांव या शहर है जो पूरी तरह से किसी दूसरे देश की जमीन से घिरा हुआ है, यानी अपने ही देश के दूसरे हिस्से में जाने के लिए एक इंटरनेशनल बॉर्डर पार करना पड़े। सोचकर ही लगता है कि रूस की जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाती होगी, है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती, मुश्किलें और भी थीं। सोवियत दौर में क्या हुआ कि इन बॉर्डर्स को बार बार बदला गया। जमीनों को एक दूसरे को लंबे समय के लिए लीज पर दिया गया और अलग अलग टाइम के अलग अलग नक्शे मौजूद थे। ऊपर से सड़कें और रेल लाइनें भी जानबूझकर ऐसी बनाई गई थी कि वो बार बार बॉर्डर पार करें। तो इन सब चीजों ने मिलकर आज़ादी के बाद दावों का एक ऐसा जंजाल बना दिया जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन सा हो गया। तो अब देखते हैं कि कैसे वो सीमाएं जो कभी खुली हुआ करती थी, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बंद होती चली गईं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लाइनें बन गई, इंटरनेशनल बॉर्डर। फिर नई करेंसी आ गई, तो टैरिफ और कस्टम ड्यूटी की वजह से व्यापार में रुकावट आई। इसके बाद सिक्योरिटी की चिंता में वीज़ा सिस्टम शुरू हो गया, जिससे लोगों की फ्री मूवमेंट बंद हो गई। और आखिर में देशों ने जो भी विवादित इलाके थे, वहां बाड़ लगाना और लैंडमाइन बिछाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जरा नागोर्नो कराबाख के संघर्ष पर एक नज़र डालते हैं। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसे अक्सर एक धार्मिक लड़ाई बताया जाता है, पर क्या वाकई में ऐसा है? इसकी असलियत क्या है? चलिए समझते हैं। अगर ऊपर ऊपर से देखें तो ये लड़ाई क्रिश्चियन आर्मेनिया और मुस्लिम अज़रबैजान के बीच एक धार्मिक जंग की तरह दिखती है। लेकिन जब आप इसकी परतें हटाना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि इसकी जड़ में धर्म नहीं बल्कि जमीन पर कब्जा, एथनिक पहचान और मॉडर्न नेशनलिज्म है। ये असल में एक पॉलिटिकल लड़ाई है जिसे अक्सर नेता और बाहरी ताकतें अपने फायदे के लिए धार्मिक रंग दे देती हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई बाहरी विश्लेषण नहीं है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस लड़ाई में शामिल दोनों देशों के नेता वो खुद इस बात को मानते हैं कि इस लड़ाई की असली वजह धर्म है ही नहीं, ये एक टेरिटोरियल और एथनिक विवाद है बस। अगर इसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इतिहास में जो 1700 से ज्यादा बड़े संघर्ष हुए हैं, उनमें से सिर्फ 7% की मुख्य वजह धर्म था। तो ये आंकड़ा एक तरह से हमें याद दिलाता है कि ज्यादातर लड़ाइयों के पीछे की वजह राजनीति, संसाधन और जमीन का खेल होता है, धर्म का नहीं। लेकिन इन सब राजनीतिक खेलों में और नक्शों पर लकीरें खींचने की लड़ाई में सबसे भारी कीमत कौन चुकाता है? आम इंसान। तो चलिए अब देखते हैं कि इन लकीरों ने लोगों की जिंदगी पर आखिर असर डाला कैसे है। ये एक आंकड़ा है जो सच में दिल दहला देता है। साल 2002 तक सिर्फ एक बॉर्डर पर
उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर पर 50 से ज्यादा आम लोग लैंडमाइंस का शिकार हो चुके थे। सोचिए जरा, ये लोग कौन थे? शायद कोई किसान अपने खेत जा रहा था या कोई अपने रिश्तेदार से मिलने, और एक अनदेखे दुश्मन ने उनकी जान ले ली। एक छोटे से गांव की कहानी इस त्रासदी को और भी करीब से दिखाती है। हुआ ये कि एक नदी को दो देशों के बीच का बॉर्डर बना दिया गया और उस पर बना पुल उड़ा दिया गया। नतीजा, बच्चों का स्कूल एक देश में है और उनका घर दूसरे देश में। बीमार पड़ जाएं तो क्लिनिक सरहद के उस पार है। जरा सोचिए, किसी के साथ ऐसा हो कि उसका स्कूल और घर दो अलग अलग देशों में पड़ जाए। तो जो लोग इन बॉर्डर्स पर रहते हैं, उनके लिए ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये उनकी रोज़ की ज़िंदगी का संघर्ष है। उन्हें हर रोज़ बॉर्डर गार्ड्स का उत्पीड़न झेलना पड़ता है। वीज़ा नियमों की वजह से परिवार बिछड़ गए हैं, पुराने व्यापार के रास्ते बंद हो गए हैं और हर दिन मौत के साए में जीना पड़ता है। और धीरे धीरे इन्हीं मुश्किलों ने दोनों तरफ के लोगों के बीच शक और नफ़रत की एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। तो सवाल ये है कि जब इंसानी कीमत इतनी बड़ी है, तो फिर शांति कायम करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या वजह है कि दशकों बाद भी ये संघर्ष आज भी जारी है? अब जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुईं, कोशिशें तो बहुत हुईं, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। मध्य एशिया में जॉइंट कमीशन बने, लेकिन वो सैकड़ों विवादित पॉइंट्स पर आकर अटक गए। वहीं दूसरी तरफ नागोर्नो काराबाख में फ्रांस, रूस और अमेरिका जैसे बड़े देश वाला मिन्स्क ग्रुप भी दशकों की बातचीत के बाद कोई हल नहीं निकाल पाया। मतलब पीस प्रोसेस लगभग ठप पड़ा है। तो शांति के रास्ते में आखिर अड़चनें क्या हैं? असल में कई हैं। एक तरफ तो दोनों पक्षों में एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ नेताओं में समझौता करने की पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अक्सर होता क्या है कि ये नेता इन विवादों को जिंदा रखते हैं ताकि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लोगों का सपोर्ट जुटा सकें, और इन सब के ऊपर से बाहरी ताकतों का दखल और उस विवादित जमीन की स्ट्रेटेजिक वैल्यू, ये सब मामले को और भी ज्यादा उलझा देते हैं। और ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, ये सिर्फ हवाई नहीं है। ये सब इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप जैसे संगठनों की ग्राउंड रिपोर्ट्स और गहरी रिसर्च पर आधारित है। ये वो संगठन है जो सालों से इन इलाकों में काम कर रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा का जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि इन संघर्षों को सदियों पुरानी दुश्मनी या धार्मिक नफरत का नतीजा मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असलियत ये है कि ये सीधे सीधे 20वीं सदी में लिए गए पॉलिटिकल फैसलों के आज के मॉडर्न नतीजे हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर ये सरहदें सिर्फ नक्शों पर खींची कुछ लकीरें हैं, तो फिर इनमें हमारे दिलो दिमाग के बीच असली दीवारें खड़ी करने की इतनी ताकत आती कहाँ से है?